वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। आप सबके कुछ कॉमन डाउट्स आए थे फॉर प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी, ईपीएफओ एंड ईपीएफसी एग्जाम, तो इन सभी को सॉल्व करने के लिए एक वीडियो बनाया जा रहा है। ठीक है, इसे आप एक बार देख लीजिए। इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन हैं जो इंपॉर्टेंट है और काफ़ी सारे लोगों के हैं, तो आप सबको एक क्लियर आइडिया लग जाएगा कि उन पे आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो पहली बात एक क्वेश्चन आया है कि किसी की मैथ्स अच्छी नहीं है, सपोज करिए। ठीक है, तो यदि वो कह रहा है कि मैं पूरा मैथ्स का सेक्शन छोड़ दूँ, ठीक है, जनरल मेंटल एबिलिटी को पूरा लीव कर दूँ, तो क्या मैं तब भी सिलेक्ट हो सकता हूँ? ठीक है, तो देखिए प्रॉब्लम ये नहीं है कि पूरा छोड़ दिया जाए, पहले ये समझना जरूरी है कि इसके रूट पे जाते हैं। ठीक है, कि क्वेश्चन का रूट क्या है, बेसिकली जनरल मेंटल एबिलिटी में क्या पूछा जा रहा है, ठीक है, या एग्जाम में डिमांड क्या है इसकी, इसको पहले एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा बेहतर आइडिया लग जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए। देखिए, चाहे आप बात ईओ की करिए चाहे एपीएफसी की करिए, लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, लगभग 20 से 25 क्वेश्चन चेंज होता रहता है। जो 3 पेपर हुए, 3-4 पेपर, उसको यदि एवरेज आप लोगे तो 20 से आपको 22 सवाल मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात समझिए कि यहाँ पे जो डिमांड है ना, वो बिल्कुल अलग है। ये डिमांड बिल्कुल वैसी नहीं है जैसी आप समझिए सी सेट में है यूपीएससी के। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट वो डिमांड भी नहीं है। ये डिमांड कैट की भी नहीं है। ठीक है, ये बैंक पीओ के एग्ज़ाम जो होते हैं उनकी भी नहीं है। ठीक है, तो ये डिमांड नहीं है ना। डिमांड क्या है, आपका एसएससी जो है, ठीक है, इनका टियर 1 होता है। ठीक है, इससे थोड़ा सा ऊपर का लेवल है। ठीक है, मान के चलिए कि यूपीएससी में जो और एग्ज़ाम होते हैं जैसे सीडीएस हो गया, ठीक है, सीएपीएफ हो गया, यहाँ पे जो स्तर होता है ना मैथ्स का, बहुत बेसिक, ठीक है, बहुत बेसिक क्वांट आती है, बहुत एप्टीट्यूड जो आता है बहुत बेसिक लेवल का आता है। तो यहाँ पे यदि या कोई ये कह रहा है कि मेरी मैथ्स ठीक नहीं है, ठीक है, या सॉल्व करने में दिक्कत आती है, तो क्या मैं पूरी मैथ्स छोड़ दूँ? तो यहाँ पे बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो वेटेज है, बात समझिए, वो काफ़ी ज़्यादा है। और इसको छोड़ के यदि आप जीएस पे मूव करेंगे तो जीएस बहुत डाइसी होता है। ठीक है, जीएस पे आप बहुत ज़्यादा बेट नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि जीएस बहुत लोग पढ़ के आ रहे हैं, बट वहाँ डिफिकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा है। हो सकता है वहाँ पे आप यदि ईओ की बात ना करिए, एपीएफसी की बात करें, तो वहाँ पे इतना इनडेप्थ क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आप शायद जितना सोच के जा रहे हैं उतना आप ना बना पाए। ठीक है, तो वहाँ पे मैथ एक सेवियर की तरह काम करेगी। ठीक है, तो मैथ को छोड़ना एक सही सोल्यूशन नहीं हो सकता। ठीक है, एक सही तरीका नहीं हो सकता, एक सही मूव नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पे क्या किया जा सकता है, इतना ज़रूर कर सकते हैं जहाँ से मेरे एक बेसिक तैयार हो जाए। ठीक है, मेरा एक थ्रेशोल्ड प्रिपेयर हो जाए कि हाँ 20-25 क्वेश्चन आ रहे हैं, मेरे से 15-18 बन जाए। मैं नेगेटिव नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन मेरे से 15-18 बन जाए। ठीक है, तब भी आप बहुत सेफर जोन में हो। तो पूरा छोड़ने की जगह आप ज़्यादा क्वेश्चन ना अटेम्प्ट करिए। ठीक है, पूरा छोड़ने की जगह आप ज़्यादा अटेम्प्ट करिए। आप वो चीज़ें कर लीजिए जो एक बेसिक लेवल की हैं, जिसपे आप 50-50 क्वेश्चन ही बना लेंगे, तब भी आपका फेयर एनफ हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ फोकस एरिया है यहाँ पे यूपीएससी बहुत ज़्यादा फोकस करती है। ठीक है, तो उनको कर लीजिए, वो बहुत आसान होते हैं। ठीक है, हर एक टॉपिक पे आप 1 घंटा भी लगाओगे ना, 1 घंटा, तो इतना टाइम है कि आप आराम से, यदि 6 या 7 टॉपिक है तो 5-6 घंटे में आपका सारा बेसिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सारा बेसिक क्लियर हो जाएगा। उस पर 50 क्वेश्चन नेट एक पकड़ लीजिए, रफ आइडिया। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा नंबर्स पे रहेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, 50 क्वेश्चन पकड़ लीजिए, तो 6 टॉपिक है तो 300 क्वेश्चन। ठीक है, अब आप मान के चलो कि 300 क्वेश्चन आप लगा रहे हो, इन्हें प्रैक्टिस कर रहे हो, उनके कॉन्सेप्ट्स को आप समझ रहे हो, तो आप टॉपिक छोड़ नहीं रहे हो। आपको एटलीस्ट इतना आता है कि हाँ आसान क्वेश्चन आ रहा है, बेसिक क्वेश्चन आ रहा है, मेरा कंसेप्ट क्लियर है, मैं क्वेश्चन बना लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे कहाँ पे फोकस करा जा सकता है, इसे एक बार देख लीजिए। ठीक है, परसेंटेज बहुत बेसिक टॉपिक है, परसेंटेज से शुरू करिए। ठीक है, लिंक्ड है इसी से रेशियो। ठीक है, इसके बाद एवरेज उठा लीजिए, नंबर सिस्टम उठा लीजिए, नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम एंड वर्क इसके बाद उठा लीजिए। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, बेसिक मेंसुरेशन 3D नहीं लगानी है। ठीक है, केवल 2D में जो फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, ट्रायंगल का एरिया पूछ लिया, इक्विलेटरल ट्रायंगल पूछ लिया, है ना, समबाहु त्रिभुज हो गया, तो इस तरह का जो ट्रायंगल का एरिया होगा, स्क्वायर में पूछ लिया, स्क्वायर में कोई सर्किल इंस्क्राइब हो गया, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ये जनरली पूछे जाते हैं यूपीएससी में। ठीक है, आप सी सेट का पेपर उठा के देखेंगे तो आपको इस तरह के प्रश्न मिलेंगे वहाँ पे। ठीक है, टाइम स्पीड डिस्टेंस थोड़ा सा डाइसी होता है, किसी किसी को दिक्कत होती है पाइप सिस्टम में, ट्रेन की प्रॉब्लम में, एंड में अटेम्प्ट करिए। ठीक है, यदि 25 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको कौन बोल रहा है कि बोट स्ट्रीम के सवाल लगाओ आप जाके, या पाइप सिस्टम के लगाओ, मत लगाओ आप। ठीक है, आप उसमें 17 या 18 क्वेश्चन वो वाले निकालो जहाँ पे परसेंटेज आ रहा है, रेशियो आ रहा है, एवरेज आ रहा है, नंबर सिस्टम आ रहा है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत आसान टॉपिक है और बेसिकली ये लिंक्ड टॉपिक है। यदि आप परसेंटेज लगा रहे हो तो रेशियो आपको बहुत आसान लगेगा। ठीक है, यदि आप नंबर सिस्टम पढ़ रहे हो तो आपको एलसीएम एचसीएफ जो है ये सब बहुत 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 आसान लगेंगे। ठीक है, कि रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर थ्योरम क्या है, आते जाता है सवाल। ठीक है, ऐसा नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हो गया, आप यहाँ पे फोकस कर सकते हो। तो इस टॉपिक को पूरा छोड़ने की जगह थी आप कम से कम इतना लगा के भी जा रहे हो ना, इतना, तो अभी मान के चलो कि आप 18 सवाल तो पक्का देख सकते हो। ठीक है, यदि 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, मानते हैं 6-7 सवाल कठिन भी आ रहे हैं, बट आप 18 क्वेश्चन पे भी बेट ले सकते हो कि 18 मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ, उसमें 1-2 गलत भी हो गए, तब भी मेरे 16 सही है।
और ये बहुत अच्छी डील है, ठीक है। आप यहाँ 16 बना लीजिए, ज़्यादा बेटर है कि आप पूरा जीएस पे खेलने जाइए कि मैं पूरा जीएस बना के आ जाऊँगा। वो नहीं होने वाला, वो बिल्कुल भी प्रैक्टिकल मूव नहीं है, वो फंस जाएगा आपका पेपर में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चाहिए, थोड़ी सी कंसेप्ट क्लैरिटी चाहिए, ठीक है, क्योंकि परसेंटेज आपने सही समझना है। एक बारी में गलत नहीं समझ सकते आप रेशियो थोड़ा कर लीजिए, एलिगेशन कर लीजिए, एवरेज कर लीजिए, नंबर सिस्टम कर लीजिए, ठीक है। बेसिकली नंबर सिस्टम में भी एलसीएम एचसीएफ ज़्यादा पूछते हैं, तो वो कर लीजिए, ठीक है। तो ये कुछ एरियाज है जिनको आपको कर लेना चाहिए, ठीक है। ये जो मैंने मार्क किए हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ से बहुत बेसिक मैथमेटिक्स कवर हो जाती है और यहाँ पे पूरा छोड़ने का कोई सेंस नहीं बनता है। आप इतना करेंगे तो इससे आपको कुछ भी मुश्किल नहीं आएगी, आपको बेसिक सवाल सारे बन जाएंगे आपके, ठीक है। हो सकता है किसी किसी को दिक्कत आ रही हो कि अब क्वेश्चन कहाँ से लगाएं, ठीक है, कहाँ से पकड़े के किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखिए एग्ज़ाम यूपीएससी ले रहा है, ठीक है, तो हमेशा एक एडवाइस यही होती है किसी की भी कि आप हमेशा जो एग्ज़ाम जो बॉडी है ना उसके अदर एग्जाम को पकड़िए, वहाँ से आपको एक टेम्परामेंट पता चलेगा कि पूछते कैसे, ठीक है। तो यूपीएससी सीएपीएफ कराती है, ठीक है, सीएससी और सीसेट का पेपर आता है, ठीक है। तो ये दोनों हो गए यूपीएससी के, ठीक है। इनके पीवाईक्यू उठा लीजिए आप, ठीक है। सीएपीएफ का उठा लीजिए 19 से, ठीक है, 19, 20, 21, 22, ठीक है। 4 पेपर हो गए, 4 पेपर सीएपीएफ के, 4 पेपर हो गए आपके सीएससी सीसेट सेक्शन के, ठीक है। इन दोनों के 4-4 साल के पेपर उठा लिया आपने, ठीक है। एक काम और कर सकते हैं, थोड़ा सा एक बेस बनाने के लिए, जिनको भी बहुत मैथ्स में दिक्कत है वो शुरुआत यहाँ से कर सकते हैं। एसएससी का टीयर 1 उठा लो आप, ठीक है। 19, 20, 21, 22 एक साल में काफ़ी सारे सेट होते हैं, हर सेट में 25 सवाल आते हैं, ठीक है। यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। यदि आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस चाहिए तो यहाँ से उठा लो आप, ठीक है। कोई बुक की रिक्वायरमेंट मत रखो कि मैं बुक ढूंढूंगा, बुक मिलेगी, बुक मंगाऊंगा, इसमें बहुत समय आपका खराब हो जाएगा। सारे पेपर्स ऑनलाइन बहुत ईजिली अवेलेबल होते हैं, ठीक है। आप जाइए, उनको डाउनलोड करिए, उनके मैथ्स के क्वेश्चंस को उठाइए। जिनके मैथ्स ठीक ठीक है वो सीएपीएफ से शुरू कर सकते हैं, सीसेट से शुरू कर सकते हैं। जिनकी मैथ्स में बहुत इशू है वो टीयर 1 का उठा लीजिए, एसएससी का पेपर 19, 20, 21, 22, ठीक है। जो सेट मिले आपको कुछ भी मत देखिए, सीधा लगाने लगिए, ठीक है। जो टॉपिक पढ़िए, परसेंटेज लगाया आपने, आप 4 साल का पेपर उठाइए, आपको यहाँ से बहुत प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे, आप उन्हें प्रैक्टिस करिए, ठीक है। आप हर एक टॉपिक पे लगा के चलिए कि मुझे मिनिमम 50 क्वेश्चन तो बनाने हैं। 50 का एक बार थ्रेशोल्ड कर लीजिए, फिर 50 और बना लीजिए, ठीक है। पहले टारगेट कम रखिए, ठीक है। पहले ही दिन आपने 200 क्वेश्चन का टारगेट रख दिया और आपने बनाए 10, ठीक है। तो ये बहुत बेवकूफ़ वाला काम हो जाएगा कि आपने सोचा जो उसका 5% आपने किया। ये काम नहीं करना है आपको, ठीक है। आपको कोशिश करनी है कि मैं 50 क्वेश्चन का टारगेट रखूं, ठीक है, और मैं अचीव कर लूँ 100 या 80। तो ये क्या होगा कि आपने जो बेंचमार्क सेट किया आपने उससे ज़्यादा अचीव कर लिया, ठीक है। तो यहाँ से आप थोड़ा दिमाग को ट्वीक कर सकते हैं। ये एक तरीका हो गया कि आप कैसे मैथ्स को पूरा लीव मीने, ठीक है, आप पूरा लीव किए बिना, ठीक है, वहाँ पे उसको स्केल कर सकते हैं। पूरा छोड़ना कभी भी एडवाइजेबल नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि इतनी मुश्किल मैथ्स आती नहीं है। यदि एग्ज़ाम कैट का होता, ठीक है, कि कैट में ऐसा है तो मैं वहाँ पे बोल सकता था कि आप एग्ज़ाम ही मत दो, क्योंकि वहाँ पे मैथ्स तो पूरा वेटेज ही ले रही है ना, तो वो 3 पेपर ही आते हैं वहाँ पे। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, बहुत कुछ आ रहा है, बट मैथ्स जो आ रही है बहुत आसान आ रही है, ठीक है, इतनी मुश्किल नहीं आती है। तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। ये जो तरीका बताया इस तरीके से चलिए, यहाँ से आपका बहुत अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन था, ठीक है, इसको मुझे लगता है मैंने सही से बता दिया है, ठीक है। इसको आप देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, और इस तरीके से आप अभी भी तैयारी कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। बहुत प्रॉपर टाइम है, ठीक है, टाइमिंग का कोई इशू नहीं है। बस आपके अंदर करने की उतनी शिद्दत होनी चाहिए कि आप इतने टाइम में इसको बना लो, ठीक है, क्योंकि सब कुछ अवेलेबल है, चाहे वो पीवाईक्यू हो, ठीक है, चाहे टीयर 1 का पेपर हो, चाहे सीसेट का पेपर हो, चाहे सीएपीएफ हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें अवेलेबल है, ठीक है। तो दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी का डाउट आ रहा था कि इंडिविजुअल क्या सेक्शन वाइज कट ऑफ होता है क्या इसमें, ठीक है। जैसे बहुत सारे सेक्शन है, ठीक है, जनरल मेंटल एबिलिटी है, उसके बाद आपका हिस्ट्री है, ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे इकोनॉमी है, पॉलिटी है। तो सबको लग रहा था कि कुछ ऐसा तो नहीं है कि अलग अलग सेक्शन वाइज कट ऑफ है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बैंक का पेपर थोड़ा ना है, ठीक है, बैंक में होता है ना 20-20 मिनट के 3 स्लॉट है ना, वहाँ पे करने होते हैं। इंडिविजुअल कट ऑफ भी क्लियर करना है, ओवरऑल भी करना है, नहीं ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है। यूपीएससी जो भी एग्जाम लेती है वो केवल ओवरऑल कट ऑफ देखती है, ठीक है, सिर्फ ओवरऑल कट ऑफ होता है। आपका 300 मार्क्स का पेपर है, ठीक है, आपका एग्ज़ाम 300 का है, तो 300 में ही आपको जो टोटल मार्क्स आएंगे, ठीक है, वो आपके रिटर्न का क्या होगा, कट ऑफ होगा। जो कट ऑफ डिसाइड करेगी यूपीएससी वही होगा, कोई सेक्शन वाइज कट ऑफ नहीं होता है। तो ये सब कोई किसी को भ्रम है तो ये क्लियर कर ले, केवल 300 मार्क्स का पेपर है, इसमें जो नंबर आएंगे आपके वो कट ऑफ से देखे जाएंगे, ठीक है। आपके कट ऑफ से ऊपर है तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे, आप इंटरव्यू देंगे, नहीं तो आप आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो कोई इंडिविजुअल कट ऑफ नहीं है, सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ नहीं है, टोटल कट ऑफ ही देखा जाएगा, ठीक है। और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे नेगेटिव बहुत ज़्यादा कॉस्ट करेगी, क्योंकि 1/3 नेगेटिव है और एक क्वेश्चन ज़्यादा है, 2 मार्क्स के ऊपर का है, तो यहाँ पे नेगेटिव काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट करेगी। तो क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, कौन सा उठाना है, कौन सा छोड़ना है, ये एक बहुत बड़ा एक वेपन है आपके पास, समझ रहे हैं आप, मतलब क्या छोड़ना है ये बहुत बड़ा वेपन है।
मतलब आपने गलत सलत क्वेश्चन पिक कर लिया, जो आपको नहीं करना था आपने कर लिया, तो आपके नेगेटिव लगेगी और टाइम भी जाएगा। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिए, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था कि प्रायोरिटी कैसे करें, ठीक है। इतना कुछ है, ईओ, कुछ लोग हैं जो ईओ दे रहे हैं, सिर्फ ईओ दे रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग हैं जो ईओ और एपीएफसी दोनों दे रहे हैं। अब यहाँ पे प्रायोरिटी कैसे बिठाएं कि कहीं कहीं पे कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि ईओ में ज़्यादा आती हैं, एपीएफसी में नहीं आती है। कहीं पे ऐसा है कि एपीएफसी में आता है, ईओ में नहीं आता, सिलेबस में डिफरेंस है, ठीक है। तो मैं थोड़ा एक आइडिया आपको देता हूँ कि आपको प्रायोरिटाइज कैसे करना चाहिए। देखिए, ये इंडिविजुअल काफ़ी सब्जेक्टिव मैटर है। यहाँ पे कोई एक ऐसा फॉर्मूला दे देना कहीं ना कहीं जस्टिस नहीं होगा, ठीक है। हाँ, यहाँ पे मैं आपको ग्राउंड बता सकता हूँ कि किस ग्राउंड पे आपको डिसाइड करना चाहिए कि आपकी प्रायोरिटी क्या होगी, ठीक है। देखिए, एक सेक्शन है जीएस सब्जेक्ट का, जहाँ पे आपका पॉलिटी है, इकोनॉमी है, हिस्ट्री है, ठीक है। ये हो गया आपके जीएस के सब्जेक्ट, ठीक है। एक है एपीएफसी या ईओ के जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, मतलब एग्जाम स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, जैसे आपका इंश्योरेंस हो गया, ठीक है, आपका अकाउंट एंड ऑडिटिंग हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका ये हो गया, क्या कहते हैं, लेबर रिफॉर्म्स हो गया, ठीक है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस हो गए, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि ये दोनों में ही कॉमन है, ठीक है। बट देखा गया है 15 के पेपर में, देखिए एपीएफसी में ज़्यादा आप रेफरेंस नहीं ले सकते क्योंकि पेपर 15 में ही हुआ है, 12 और 15 में। 12 का पेपर मत लीजिए क्योंकि बहुत टाइम हो गया, तो 12 का रेफरेंस लेना थोड़ा सा इलॉजिकल हो जाएगा, ठीक है। आप रेफरेंस लीजिए केवल एपीएफसी में 2015 का, और 2015 के पेपर में ईओ और एपी, इसमें आपका जो आपके ये वाले सब्जेक्ट है, ईओ स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, ठीक है, एपीएफसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, वहाँ पे काफ़ी कम पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा नहीं पूछा गया, तो यहाँ पे ऑलरेडी कम पूछा गया है, आप समझ रहे हो। यहाँ पे जो भी आया है थोड़ा बहुत आया है, 17 और 21 में यदि आप देख लोगे तो जो आपके आईआर हो गया, एलआर हो गया, ठीक है, सोशल सिक्योरिटी हो गया, यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं पूछा गया, बट जितना भी पूछा गया वो एपीएफसी से ज़्यादा पूछा गया है, ठीक है। तो पहला फोकस आपका दोनों ही जगह पे, ठीक है, क्या होना चाहिए, जीएस सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। जीएस सब्जेक्ट प्लस आपका जनरल मेंटल एबिलिटी प्लस इंग्लिश, ठीक है। फिर से बता देता हूँ, जीएस सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, प्लस जनरल मेंटल एबिलिटी प्लस इंग्लिश, ठीक है। तो ये 3 चीज़ों को पहले पिलर लेकर चलना है आपको। आप चाहे ईओ दे रहे हैं, चाहे एपीएफसी दे रहे हैं, चाहे दोनों दे रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसको आपको हमेशा इसके बाद ही रखना है, ठीक है। पहले ये करना है, उसके बाद ये करना है, ये पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, ठीक है। ये वाले सब्जेक्ट पहले मत उठा लीजिए, आईआर एलआर, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम खपा लेंगे, याद करने वाले सब्जेक्ट है, एंड टाइम पे पढ़िए, 20 दिन लगा के एकदम फ्रेश दिमाग में रहेगा, वहाँ पे जाके सॉल्व हो जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। बहुत पहले से प्रिपेयर करके रख रहे हैं केवल इस चक्कर में कि मुझे एक फोमो हो रखा है कि कुछ ना कुछ फियर है कि मेरा छूट जाएगा, मिस हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। लास्ट टाइम भी यही हुआ था कि बहुत लोगों को डाउट था कि इससे ज़्यादा आ जाएगा, कुछ नहीं आया, ठीक है। नहीं आता ना, क्योंकि पेपर जनरलाइज है ना, काफ़ी जनरल ग्राउंड का पेपर है। ऐसा नहीं कर सकते वो कि काफ़ी स्पेसिफिक सब्जेक्ट से ज़्यादा पूछ लें, ठीक है, ये तो दिक्कत हो जाएगी, बहुत सारे लोग पेपर नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत कॉमन सेंस है, एग्जाम का जो पैटर्न है ना वही आपको बता रहा है कि आपको कहाँ फोकस करना है। तो ये ध्यान रखिए कि सबसे पहले जीएस सब्जेक्ट, जनरल मेंटल एबिलिटी, ठीक है, और इंग्लिश, ये आपका बेस होना चाहिए, चाहे आप ईओ दे रहे हो, चाहे आप एपीएफसी दे रहे हो, ठीक है। अब आप आइए कि अलग अलग सब्जेक्ट वाइज में क्या क्या एक पैटर्न देखा गया है, ठीक है, किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे गए। यदि जनरल मेंटल एबिलिटी और इंग्लिश की बात करिए तो यहाँ पे 30 से 35 क्वेश्चन है, ठीक है। इंग्लिश का भी जो लेवल है सेम चीज़ अप्लाई हो रही है, जनरल मेंटल एबिलिटी के लिए मैंने बताया पीवाईक्यू, ठीक है, सेम चीज़ आप इंग्लिश में कर सकते हैं। एसएससी के 4 साल के पेपर टीयर 1 के उठा लीजिए, ठीक है, 19, 20, 21, 22, वहाँ पे भी जो आपके इंग्लिश के सेक्शन के क्वेश्चन है 25-25 उससे उठा लीजिए। इंग्लिश की बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है, चाहे वो वोकैबुलरी हो, चाहे आपका ग्रामर सेक्शन हो, ठीक है, जो आपका स्पॉटिंग दैरा रहता है वो सब आप आराम से कर सकते हैं आप, ठीक है, केवल प्रैक्टिस से कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश में रूल्स पढ़ना बिल्कुल भी मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, वो एकदम प्रैक्टिकल आइडिया नहीं है। इंग्लिश केवल आप प्रैक्टिस कर करके कर सकते हैं यदि ग्रामर की बात है तो, ठीक है। वोकैबुलरी आपको रिवाइज करनी पड़ेगी डेली, उसका आप आधा घंटा लगा लीजिए कि मुझे डेली आधा घंटा देना है, चाहे उसे एनोनिम हो, चाहे एंटोनिम हो, चाहे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो, ठीक है, आधा घंटा डेली देंगे, यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये सेक्शन 30 से 35 क्वेश्चन कैरी कर रहा है, ठीक है। अब ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे लोग एकदम इक्वल ग्राउंड पे, कोई भी यहाँ पे स्पेशल नॉलेज नहीं चाहिए, तो यहाँ पे फॉल्ट मत मारिए, ठीक है। ये ऑलरेडी इंपॉर्टेंट है, तो प्रायोरिटी में सबसे ऊपर इसको रखिए, ठीक है, सबसे पहले नंबर पे इसको रखिए, बिल्कुल रखिए, ठीक है। इंडियन नेशनल मूवमेंट ये डिपेंड करता है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा डाइसी है क्योंकि यहाँ पे गेम बदल सकता है। यहाँ पे चाहे आप ईओ की बात कर लीजिए, चाहे एबीएफसी की बात कर लीजिए, है इंपॉर्टेंट दोनों में, कहाँ ज़्यादा आ जाए कुछ नहीं कह सकते। पेपरों का एवरेज लेंगे तो 10 से 12 क्वेश्चन तो पूछे ही पूछे गए हैं, ठीक है, और इसे भी आप आराम से कवर कर सकते हैं। बहुत डेप्थ में क्वेश्चन एपीएफसी में पूछे जाएंगे, लेकिन ईओ में वन लाइनर क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। आपका क्रोनोलॉजी अच्छे से तैयार होना चाहिए। आपका नेशनल मूवमेंट का जो सेक्शन है ये वाला 1905 से लेके आपका 47 तक का, ठीक है, ये 1900 के बाद का टाइम जो है ना 47 साल, ये अच्छे से प्रिपेयर करिए क्रोनोलॉजी वाइज, ठीक है, कौन सा इवेंट हुआ, कब हुआ, कौन से लोग इन्वॉल्व थे, कौन सा न्यूज़पेपर इन्वॉल्व था, ठीक है। थोड़ा सा फैक्चुअल नेचर है ईओ का, ठीक है। एपीएफसी में थोड़ी सी डेप्थ पूछ लेंगे वो, तो वो आपका ऑलरेडी कवर हो जाएगा। तो आप यहाँ पे नेशनल मूवमेंट देख सकते हैं 10-12 क्वेश्चन, ठीक है। फिर पॉलिटी इकोनॉमी जो है वो एपीएफसी में तो अच्छे से पूछी जाती है, बेसिकली इकोनॉमी तो काफ़ी अच्छे से पूछी जाती है, ठीक है। तो इकोनॉमी में क्या है आपका कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, कि मॉनेटरी पॉलिसी कैसे काम करती है, और अलग अलग रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, ठीक है, ये कैसे काम करता है। इनमें थोड़ा सा कंसेप्चुअल जो एक बेस है ना वो आपका क्लियर होना चाहिए एपीएफसी के लिए, ठीक है। एफआरबीएम क्या है,
अलग अलग रूल्स आते हैं आरबीआई के, ठीक है, वो कैसे फंक्शन हो रहे हैं, ठीक है, आपका जो इन्फ्लेशन है, ठीक है, इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल हो रहा है, क्या क्या टूल है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव कैसे काम करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है एपीएफसी में, वहाँ पे आते भी हैं, ठीक है, तो ये लेके चलिए। पॉलिटी इकोनॉमी जहाँ तक बात है आपकी ईओ की, ठीक है, यदि ईओ की बात बताऊँ मैं, वहाँ पे काफ़ी फंडामेंटल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। पहली बात तो ज़्यादा आएगा नहीं, वेटेज कम है, ठीक है, और जो भी आएगा वो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, ज़्यादा वहाँ पे नहीं आपको एंटर करना है, ठीक है। इकोनॉमी में वो नेशनल इनकम पूछ लेंगे, जीवीए, ठीक है, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएंगे। पॉलिटी में भी आर्टिकल हो गया, ठीक है, शेड्यूल्स हो गए, आपके कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो गए, है ना, कौन सा पार्ट है, कौन सा आर्टिकल है, ठीक है, कहाँ पे कब हुआ था, ऐसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। कुछ करंट में चल रहा हो, जैसे अभी आपका आरपीए बहुत ज़्यादा था, ठीक है, तो वो आप कर सकते हैं, वहाँ पे पूछ सकते हैं क्वेश्चन वो, ठीक है, तो ये कर लीजिए। रही बात इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी की, ठीक है, चाहे दोनों पेपर उठा लो आप, 10 से 13 क्वेश्चन आए हैं, तो इसे करना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। कोई ये बोले कि छोड़ दो इसको, नहीं, बेवकूफ़ी है, छोड़ना नहीं है, करना बिल्कुल है, बट इसको करने में बिल्कुल ऐसे पागल से मत हो जाइए कि बस यही आएगा पेपर में, ये मत करिए। बहुत सारे लोगों को यही लग रहा है कि पेपर में नया है तो ये ज़्यादा आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ज़्यादा नहीं आएगा, जो भी आएगा बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और कीवर्ड में आएगा, ठीक है, चाहे वो आईआर हो, चाहे वो एलआर हो, लेबर लॉज हो, ठीक है, चाहे सोशल सिक्योरिटी हो। यहाँ पर तो आपको क्या करना है, कुछ मिनिस्ट्रीज है पर्टिकुलरली, आप पीआईबी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ करंट अफेयर देखना है, ठीक है, थोड़ा बहुत केवल आप कोड देख लीजिए सोशल सिक्योरिटी वाला, थोड़ा स्टैटिक देख लीजिए, बट बेसिकली क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, सिर्फ गवर्नमेंट स्कीम से आएंगे, ठीक है। सोशल सिक्योरिटी में आपकी जितनी भी सोशल सिक्योरिटी वाली स्कीम्स हैं, ठीक है, सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट वाली है, तो वहाँ से आपको अच्छे से करना है, केवल करंट अफेयर पे ध्यान देना है, पीआईबी को देखना है अच्छे से, वहाँ से आपको सोशल सिक्योरिटी हो जाएगा, ठीक है। आईआरएलआर में जो उनकी थ्योरीज हैं उनको अच्छे से कर लीजिए, जो इंपॉर्टेंट आपके एक्ट हैं उन्हें अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। माइन्यूट डिटेल होती है, उसके 2 पन्ने 3 पन्ने के नोट्स बना लीजिए आप, ठीक है, A4 शीट पे, वहाँ से आपका आराम से कवर हो जाएगा। 10 से 13 क्वेश्चन आते हैं, इसको उसके अकॉर्डिंग प्रायोरिटाइज करिए जो इसकी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अकाउंटेंसी में भी सेम लॉजिक है, कीवर्ड फॉर्म में ही क्वेश्चन आएंगे, बहुत ज़्यादा डेप्थ नहीं पूछ जाएगी, चाहे वो ईओ हो चाहे वो एपीएफसी हो, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा हो सकते हैं ईओ में, ठीक है, नो डाउट, यहाँ पे नहीं होंगे, चाहे वो साइंस की बात कर लीजिए, चाहे अकाउंटेंसी की बात कर लीजिए, ठीक है। अच्छा, साइंस में यहाँ पे साइंस टेक वाला नहीं आता है, ठीक है, थोड़ा बहुत एपीएफसी में पूछ सकते हैं, ठीक है, या आपका डिफेंस एरिया में या आपका स्पेस में थोड़ा बहुत पूछ सकते हैं, टेक में, है ना, एपीएफसी में वो भी। लेकिन यदि साइंस, यदि आप ईओ की बात करिए तो वहाँ पे बिल्कुल जनरल साइंस ही आएगी, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो होती है आपकी, वही आप कर सकते हैं, वो आप बेसिक कुछ भी कोई सोर्स उठा लीजिए, कोई भी सोर्स आपने पढ़ा हो, एनसीईआरटी पढ़ा हो, वहाँ से भी आपका हो जाएगा, ठीक है। अकाउंटेंसी में भी ईओ में थोड़ा क्वेश्चन आ सकते हैं, बट क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, मैं अभी भी यही कह रहा हूँ, बहुत सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, चाहे वो रेशियोज पे हो, ठीक है, चाहे वो अकाउंटिंग स्टेटमेंट पे क्वेश्चन हो, ठीक है, बुक कीपिंग पे हो, जो मेन फंडामेंटल्स हैं, ठीक है, अकाउंटेंसी के, क्लास 11th की एनसीईआरटी पकड़ लीजिए, 12th की एनसीईआरटी पकड़ लीजिए, इसमें जितने कीवर्ड हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन हो गया, लेजर हो गया, ठीक है, ये बहुत बेसिक चीज़ पूछी जाती हैं, आप पेपर उठा के देख लीजिए पीवाईक्यू, ठीक है, बहुत डेप्थ में लोग पढ़ के कहते हैं नहीं पूछा गया, ठीक है, तो इसको उसके अकॉर्डिंग प्रायोरिटाइज करिए, पहले आपकी जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो होनी चाहिए, उसके बाद इस पर आइए, ठीक है। उसके बाद करंट अफेयर कंप्यूटर, ये बहुत आसान है, ठीक है, बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं है इसका, इसको 20 जून के बाद पकड़िए, ठीक है, क्योंकि याद करना होता है, याद करके सीधा मार्क करना, अभी पढ़ेंगे भूल जाएंगे, एंड में पढ़िए, ठीक है। तो ये हो गया, आपको इसके अकॉर्डिंग प्रायोरिटाइज करना है, ठीक है, इसे आप एक बार समझ लीजिए, ठीक है, जो एग्जाम दे रहा है, ठीक है, जैसा जैसा जो ईओ दे रहा है, जो दोनों दे रहा है, उसको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देख के समझ के प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। यहाँ पे कोई एक फॉर्मूला नहीं दिया जा सकता, ठीक है, वो एक फॉर्मूला गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग तरह के लोग सुन रहे होंगे इसे, तो जो जैसा एग्जाम भरा है उसके अकॉर्डिंग इस पे यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, रिवाइज कैसे करना होता है, काफ़ी सारा कंटेंट है, आपने पढ़ लिया है, ठीक है, तो आप कैसे रिवाइज करोगे, इफेक्टिव रिवीजन क्या होता है, ठीक है, तो एक मेथड होता है एक्टिव रिकॉलिंग, ठीक है, इसे समझ लीजिए, इसका क्या मतलब है, ठीक है। एक्टिव रिकॉल क्या होता है, देखिए आप पढ़ रहे हैं, बट आपके सबकॉन्शियस में कितना स्टोर हो रहा है ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, इसलिए आपको एक इंटरनल जीपीएस अपने पास रखना पड़ेगा, आपको एक ट्रैकिंग करनी पड़ेगी खुद की पढ़ाई की, आपको ट्रैक करना पड़ेगा कि यार कहाँ जा रहा है, क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। मैं एग्जांपल लेकर आपको बता देता हूँ, ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। मैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का एग्जांपल लेता हूँ, सपोज करिए मुझे मॉडर्न हिस्ट्री को एक बार समझना है दिमाग में कि यार मैंने क्या पढ़ा है, ठीक है, तो मैं इसको फेज वाइज डिवाइड कर लूँगा, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, वही प्रायोरिटी वाइज, ठीक है। सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी है 1905 से लेकर 1947, ठीक है, लगभग 1905 से 1947 का टाइम, ठीक है, वही समझ लीजिए 1905 मतलब 1907 की बात कर रहा हूँ, सूरज पेट से लेके 47 तक, ठीक है, टिल इंडिपेंडेंस। यहाँ पे जितने भी इवेंट हैं, मुझे क्या इनकी क्रोनोलॉजी पता है, ठीक है, यहाँ के सारे इवेंट की क्रोनोलॉजी मुझे पता है, क्या क्या मेन चीज़ हुई है, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनी है, ठीक है, ये आपको एक्टिव रिकॉल करना है। मतलब आपने ये पढ़ लिया, पहले ये सेक्शन आप प्रिपेयर कर लीजिए बुक से, कहीं से भी जो पढ़ रहा है आपका जो भी सोर्स है वहाँ से प्रिपेयर कर लीजिए, उसके बाद इसकी क्रोनोलॉजी को आप A4 शीट लीजिए, उस पर लिखिए कि 1905 से लेकर 47 तक क्या क्या हुआ, कौन कौन से लोग इन्वॉल्व थे, क्या क्या बना है, ठीक है, कहाँ कहाँ पे बना है, इंडिया में बना है, बाहर बना है, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनी, कौन कौन से न्यूज़पेपर रहे, ठीक है, कौन कौन सी मैगजीन एक्टिव रही, कौन कौन से अलग अलग एक्टिविस्ट थे,
कौन कौन से लीडर्स थे जो एक्टिव थे। अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, आप अपने दिमाग पे एक्टिवली फोर्स कर रहे हैं, रिकॉल करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने अभी टाइम पढ़ा था, आपको क्या क्या याद आ रहा है, आप समझ रहे हैं। उसके बाद सेकंड फेज में आइए, तो यहाँ पे आप 1885 से 1905, ठीक है, बर्थ ऑफ आईएनसी से लेके आपका 1905 यहाँ तक कर लीजिए, ठीक है। इसमें जो मेन बातें हैं, ठीक है, मॉडरेट, एक्सट्रीमिस्ट, जो चीज़ें हैं, जो मेन इवेंट है, ठीक है, उनको नोट डाउन कर लीजिए खुद से याद करके। एक्टिव रिकॉल मतलब खुद से याद करके, पहले आपको पढ़ना है, फिर आपको दिमाग पे जोर डालना है कि यहाँ पे क्या हुआ था। फिर P3 पे, थर्ड फेज पे क्या जाइए, म्यूटनी 1857 से लेके 1885, ठीक है, इस एरिया में। अब ये थर्ड फेज पे क्यों रखा है, क्योंकि यहाँ से कम चांसेस है, क्योंकि पेपर में क्या लिखा हुआ है, इंडियन नेशनल मूवमेंट, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन यहीं से आएगा, ठीक है, पहले फेज से आएगा, बट आपको करना पूरा है, तो इसको सबसे एंड में करिए। तो यहाँ पे आपने क्या किया, एक्टिव रिकॉल किया, मतलब आपने पहले अलग अलग फेज में पढ़ा कि मुझे ये फेज पहले पढ़ना है 1905 टू 1947, इसमें जो मेन चीज़ें हुई हैं, मेन इवेंट हुए हैं, ठीक है, मेन रेवोल्यूशनरीज हुए हैं, उनको मुझे नोट डाउन करना, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनी है, ठीक है, उनका क्या पर्पस था, क्या फंडामेंटल थे उनके, वो क्या करें, ठीक है, कौन से उसमें और लोग इन्वॉल्व थे, ठीक है, इसको आपको नोट डाउन करना है A4 शीट में। ये आप क्या कर रहे हैं, आप एक्टिव रिकॉल कर रहे हैं। रिवीजन का इससे बेस्ट तरीका हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ऐसे आपका क्या हो रहा है, एक तो रिवाइज हो रहा है, आपके दिमाग में चीज़ें एज हो रही हैं, ठीक है, आप ट्रैक कर रहे हो आपको कितना आ रहा है, ठीक है, ना कि आप सिर्फ एक गो में पढ़ गए, ठीक है। एक होता है मल्टीपल टाइम पढ़ लेना, 4 बार 5 बार पढ़ा है आपने, वो एक बहुत अच्छी बात है, बट केवल पढ़ लेने से काम नहीं होता, आपको एक्टिवली रिकॉल करना पड़ेगा फेज वाइज, ठीक है। ये मैंने हिस्ट्री में बता दिया, आप यही चीज़ इकोनॉमी में लगा दीजिए, पॉलिटी में लगा लीजिए, हर जगह लग जाएगा, बट ये बहुत सही तरीका है, इससे आपको चीज़ें बहुत टाइम तक दिमाग में रहेंगी। पूरा कोई रट नहीं सकता है, बट ये करके आप काफ़ी हद तक चीज़ें ट्रैक कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट जो मैंने डिस्कस किए, इन्हें आप देख लीजिए, ठीक है। और अभी भी आप कहीं पे भी लैग कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि अभी आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, तो हमारा ऑलरेडी एसएस की तरफ से एक बहुत अच्छा कोर्स चल रहा है और बहुत ही इफेक्टिव अच्छे रिव्यूज़ के साथ चल रहा है, बहुत लोग यहाँ पे बेनिफिट ले रहे हैं, ठीक है। स्पेशली मेंटरशिप बहुत ही अच्छी है, आप रात को 1 बजे बोलोगे, 2 बजे बोलोगे, आपको वहाँ पे जवाब मिलेगा, ठीक है। प्रॉपर हैंड होल्डिंग की जा रही है, समझाया जा रहा है, ठीक है, आपको कैसे कोर्स को समझना है। देखिए यहाँ पे एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। आप रास्ते पे चलने लग जाइए, आपके पास सोर्स है, आपके पास वेपन है, वेपन को यूज़ कैसे करना आपको कोई यही नहीं बता रहा, आपको यूज़ करने में 2 साल लग जाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 साल नहीं है ना, टाइम बहुत लिमिटेड है, टाइम बहुत कम है, तो सही गाइडेंस के साथ आप चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कोर्स की कुछ डिटेल्स हैं, ठीक है। 23 अप्रैल से कोर्स शुरू हुआ था और अभी भी लोग यहाँ पे हर दिन कंटिन्यूसली ज्वाइन कर रहे हैं और उसका बेनिफिट उठा रहे हैं, ठीक है। आपके पास कंप्लीट नोट्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है, जो एग्जाम के हैं, दोनों के, ईओ के और एपीएफसी के, सब एक ही पूरे फुल सिलेबस को यहाँ पे कवर किया जा रहा है। और बाइलिंगुअल है, ठीक है, मैथ रीजनिंग के आपको प्रैक्टिस नोट्स दिए जाएंगे, ठीक है। कंप्यूटर के जो भी नोट्स हैं बाइलिंगुअल वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इंग्लिश के नोट्स मिलेंगे आपको, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए बताया जाएगा, अभी मैंने ऊपर बताया वहाँ पे बताया जाएगा। डेली 30 आपके एमसीक्यू होते हैं बाइलिंगुअल, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों को यहाँ से बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है और करीब अभी तक 1200 प्लस क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है। आप समझ रहे हैं 1200 क्वेश्चन बहुत बड़ा रिजर्वायर है क्वेश्चंस का, मतलब इंक्लूडिंग एवरीथिंग, इसमें सीसैट भी है, क्वांट भी है, इंग्लिश भी है, ठीक है, इसमें सब कुछ कवर हो रहा है, इसमें आपका मैथ्स भी आ रहा है, इसमें आपका हिस्ट्री भी आ रहा है, करंट अफेयर भी आ रहा है। तो ये 1200 क्वेश्चन बिल्कुल रिच रिजर्वायर्स है, ठीक है, आप यहाँ पे बहुत फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। 12 सेक्शनल टेस्ट रखे गए हैं 50 क्वेश्चन के, जिसको हाफ लेन टेस्ट कहा जाता है, ठीक है, उनकी क्वालिटी बहुत बढ़िया टॉप नॉच क्वालिटी का है, ठीक है। 10 एफएलटी रखे गए हैं जिससे आपके पूरा सिलेबस को होलिस्टिक कवर कर लिया जाए थ्रू टेस्ट, ठीक है, थ्रू एफएलटी आपके पूरे सिलेबस को एक बार अच्छे से कवर कर लिया जाए। मैथ्स रीजनिंग की आपको और तरीके बताए जाएंगे, ठीक है। ग्रुप में कुछ आपके वीडियोस भी दिए जाने हैं मैथ्स के, ठीक है, ताकि आप समझ पाएँ, कर पाएँ। ये कमिटमेंट का पार्ट नहीं है, फिर भी मैं बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि ग्रुप में क्या चीज़ें हो रही हैं, कैसे हो रहा है, ठीक है। तो पूरा गाइडेंस है, ठीक है, बहुत अच्छी हैंड होल्डिंग हो रही है, बहुत अच्छा गाइडेंस है और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे आप चीज़ें बहुत आराम से चीज़ें एकदम सिंक्रोनाइज तरीके से एकदम प्रॉपर डायरेक्शन के साथ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये नंबर दे रखे हैं, ठीक है, यहाँ पे आप बात करके आप अपना एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। ये पेमेंट के तरीके हैं, आप यहाँ पे स्कैन करके यहाँ पे देख लीजिएगा, इसे स्कैन करिएगा तो ये आना चाहिए, ठीक है, और यहाँ पे इसे स्कैन करेंगे तो आपका ये आना चाहिए, ठीक है। एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, यहाँ पे आप अपना डिटेल वगैरह दे के बात करके यहाँ पे ऑलरेडी आप कॉल कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से गाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये अभी भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ पे आप चीज़ें अवेल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी साइड से था, इसको एक बार आप अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। ऐसे ही डाउट्स लगभग सारे लोगों के थे, यहाँ पे आपको कैसे करना है, कैसे बनाना है, चीज़ें बहुत आसान है। यदि आप प्रैक्टिकली चीज़ें करेंगे, तरीके से करेंगे तो कुछ भी चीज़ आपको पूरी छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप चीज़ों को बेसिक लेवल पर अच्छे से करके, रिवीजन लगा के, एक्टिव रिकॉल करके अपनी चीज़ें बना लेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।